बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। आज हमारा मौजू है पाकिस्तानी मीडिया, और बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया वो है जो आज सिर्फ सियासत को जगह दे रहा है, और जो बाकी इशूज़ हैं जिसमें सेहत है, गवर्नेंस है, तालीम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, सोशल इशूज़ हैं, वो ना होने के बराबर है। या तो बिल्कुल उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम स्पेस है उसके लिए। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो भी बदकिस्मती से हमारे मीडिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। आज भी अगर आप बाज़ारों में निकल जाएं, किसी से पूछें तो रशिया और यूक्रेन की जंग की वजूहात क्या हैं, तो बेशतर लोगों को मालूम ही नहीं होगा, और रिसेंट सिचुएशन क्या है ये भी पता नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखें चीन और अमेरिका के दरमियान ताइवान के इशू पर क्या कशीदगी है ये भी लोगों को नहीं पता है। इसराइल के इशू पर बात करें, भारत में मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी बहुत मामूली स्पेस दी जा रही है। और इसके साथ जो पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी इशूज़ हैं उनको भी कोई जगह नहीं दी जा रही, जिसमें आजकल सैलाब है, बदतरीन सैलाब आया हुआ है, महंगाई है बहुत ज़्यादा, और महंगाई है क्यों, उसकी क्या वजूहात हैं ये भी लोगों को नहीं पता। और ज़्यादातर इस किस्म के इशूज़ के लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए कमोडिटीज़ प्राइसेस क्या हैं इंटरनेशनल मार्केट में, BBC, CNN, अल जज़ीरा हमें देखना पड़ता है पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, यूक्रेन की जंग के लिए, इसराइल के इश्यूज़ के लिए जो बाकी दुनिया में हो रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया का इशू क्या है, क्या कैपेसिटी का इशू है, क्या तरबियत का इशू है, क्या फंड्स का इशू है, वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ पैनल में आज मुबश्शिर ज़ैदी साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, ज़रा हट के प्रोग्राम करते हैं, और ये शायद मुबालगा आराई में ना करूँ तो वाहिद प्रोग्राम है पाकिस्तान में जो सोशल इशूज़, गवर्नेंस के इशू, ह्यूमन राइट्स के इशू या किसी के इस्तेसाल हो रहा है वो इशूज़ ये उठाते हैं। तो ये भी बड़ी बात है अगर ये उठाते हैं। मुबश्शिर साहब बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ हैं, ये भी सीनियर साफ़ी हैं और ज़्यादातर ये भी गवर्नेंस के इशू पर, सोशल इशूज़ पर और ह्यूमन राइट्स के इशू पर बात करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर साहब, सवाल आपने मेरा सुन लिया, मीडिया, हमारे मीडिया के इशू हैं क्या, क्यों हमारा मीडिया इन तमाम इश्यूज़ को, पाकिस्तान की आवाम को जो बुनियादी उनकी ज़िम्मेदारी है कि हर मालूमात उन्हें पहुँचानी है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी मसाइल हों, नाकाम रहा है पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की आवाम को इन इश्यूज़ पर सामने लाने के लिए। और ज़्यादातर इशू सियासत पर ही होता है। दिन में दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो लाइव दिखाई जाती हैं, लीडर्स के कौम से खिताब होते हैं, रोज़ाना होते हैं, वो दिखाए जाते हैं, लेकिन जो इश्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी सनाउल्लाह, मसला देखें, आपने जो गिनवाया कैपेसिटी से लेके फंड्स तक, लेकिन यहाँ मसला अंडरस्टैंडिंग का है और मसला रेटिंग्स का है कि जो जितना ज़्यादा आप ड्रम बीट करेंगे या ड्रम बजाएंगे और लाल लाल पट्टियाँ चलाएंगे तो आप ये समझते हैं कि उससे व्यूअर आपकी तरफ मुतवज्जे होगा। यानी आप बाज़ार में बैठकर सांडे का तेल बेचने वाले, आपको याद होगा बचपन में हम भी देखा करते थे, आप भी देखा करते थे कि बिच्छू के उस बिच्छू भी होता था उस शख्स के पास और वो एक मजमा लगा लेता था। पाकिस्तानी मीडिया का देखिए प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तानी मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि जो इश्यूज़ हैं लोगों के, वो अगर आप उठाएं तो आपका प्रोड्यूसर ही आपको कहता है कि सर इसकी तो रेटिंग नहीं आएगी। तालीम के बारे में बात करें तो कहता है सर इसकी तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। सेहत के बारे में बात करें तो कहता है सर आपने अगर प्रोग्राम बंद करवाना है तो आप कर लें। बलूचिस्तान के बारे में बात करें तो वो आपको आपके इदारे से ही लोग मना कर देते हैं कि भाई ये सेंसिटिव इशू है, इसको मत छेड़ें। हालांकि ऐसा नहीं होता। बहरसे साफ़ी हमें कोशिश करनी चाहिए, जितनी चाहे कदगने हों, जितनी चाहे आपके ऊपर रुकावटें हों, आपको फिर भी टेस्ट करते रहना चाहिए। वो हमारे कॉलीग वसतुल्लाह साहब का बड़ा अच्छा एक जुमला है कि जब आपको बैठने को कहा जाए तो आपको लेटना नहीं चाहिए, आपको बैठे ही रहना चाहिए। यानी एक तवाज़ुन ज़रूर कायम रखना चाहिए। मगर हमारे यहाँ देखिए आसान है ना सनाउल्लाह, दो आपने बुला लिए सियासतदान, उन्हें आपस में लड़वा दिया या उनके सामने एक चुपता हुआ सवाल पूछ गया, आपका भी 1 घंटा मज़े से गुजर गया, हमारा भी गुजर गया। तो इसलिए बहुत आसान है अपना। ज़ैदी साहब यही मैं रोकता हूँ, यही बात मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इशू बेसिकली ये है कि हमारा मीडिया, हमारे जो साफ़ी हैं
वो पढ़ना नहीं चाहते, रिसर्च करना नहीं चाहते, पढ़ते नहीं हैं। और जो सियासी प्रोग्राम है आपको पता है बड़े आसान हैं, आपने 2-3 जमातों के लोग बिठा दिए हैं और सवाल एक डाल दिया है और आपस में फिर लड़ाई हो रही है। बाकी गवर्नेंस के इशू पे, एजुकेशन के, आपने इंटरनेशनल इश्यूज़ पे अगर प्रोग्राम करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट मालूमात देनी पड़ेगी, आपको गेस्ट भी उस किस्म के चाहिए। तो आपकी बात को मैं दूसरे अंदाज में ले रहा हूँ और रज़ा साहब से ही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने जो बात की रेटिंग का इशू है, मेरे ख्याल में ये रेटिंग से ज़्यादा इशू अंडरस्टैंडिंग का भी इशू है और मेहनत करने का भी इशू है। एज ए जर्नलिस्ट हम लोग मेहनत से कतराते हैं, पढ़ने से कतराते हैं और ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आसान से आसान काम किया जाए। उसके और वजूहात भी हो सकती हैं कि आपका ग्रुप आपको कितना उसमें फैसिलिटेट कर रहा है, आपको इजाज़त कितनी है, वो भी आपकी बात ठीक है, आप कितनी, आपकी लिमिट्स कितनी है वो भी देखने पड़ेगा। रज़ा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुबशिर साहब जो बात कह रहे हैं कि बेसिकली रेटिंग का भी इशू होगा, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ रेटिंग का इशू है कि हम जो बुनियादी इशूज़ हैं पब्लिक के वो नहीं उठा पा रहे हैं? जी शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। मेरे ख्याल से मुबशिर ने बिल्कुल ठीक कहा है। अवलीन जो मसला है वो ये कम से कम टेलीविज़न के ऊपर वो तो रेटिंग का ही मसला है, और रेटिंग से चूँकि वो जुड़ी हुई है एडवर्टाइजिंग से और इश्तिहारों से, और इश्तिहारों का जो आमदन है वो फिर चैनल्स की जो फाइनेंशियल मॉडल है वो उससे भी मुंसलिक है आगे। तो बुनियादी मसला है। लेकिन आपने भी सही ये कहा कि हमारे यहाँ तरबियत की भी जो है एक बहुत कमी हुई। देखिए पाकिस्तान में टेलीविज़न इंडस्ट्री जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं वो 20 साल पहले उभर कर आए जब डीरेगुलेशन स्टार्ट हुई, और यकायक बहुत सारे नए चैनल बन गए, लेकिन उसके लिए ट्रेंड जो था स्टाफ मैसर नहीं था, और उन्होंने यही किया कि बहुत सारे जो बड़े अखबारात थे उर्दू में खसूसन, उन्होंने उसी स्टाइल को फॉलो किया। अब देखें ना, उर्दू प्रेस की आपको उसमें जाना पड़ेगा कि वहाँ भी जो सफ़ा होता है, पहला या आखिरी सफ़ा जो होता है, उसके ऊपर हेडलाइंस की भरमार होती है और सनसनी खेजियत जो है वही बिकती है अखबार के लिए। तो वही मॉडल यहाँ पर भी अब अप्लाई किया गया है और किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत कम तब्दीली जो वो आई है पिछले 2 दहाइयों में, बल्कि शायद मामलात जो हैं वो शायद और भी ख़राब हो गए हों। जिस तरह से हमने देखा है कि अभी तो इस वक्त मीडिया जो है वो पोलराइजेशन और तकसीम का भी शिकार हो गया है सियासी बुनियादों के ऊपर। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा ये भी करूं मुबशिर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए नोम चॉम्स्की जो हैं बहुत बड़े हमारे अहद के जो है प्रोफेसर भी हैं, मुफक्किर भी हैं। तो उन्होंने एक मीडिया मॉडल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, प्रॉफिट बेस्ड मीडिया, उसकी बहुत सारी खुसूसियात अपनी एक किताब में उनको दर्ज किया था। उसमें एक तो ये एडवर्टाइजिंग का फिल्टर है जिसका जिक्र हो रहा है। देखिए मुझे भी आज से 10 साल पहले याद है कि ये जो इश्यूज जो मुबशिर जिक्र कर रहे हैं वो मना कर दिया जाता था कि भाई इसमें रेटिंग नहीं आएगी। और उसकी बुनियादी एक वजह ये थी कि पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग के जो मीटर्स होते हैं, जो रेटिंग मीटर्स होते हैं, वो नस्ब भी नहीं थे। मसलन बलूचिस्तान में उस वक्त गालिबन एक भी मीटर नहीं था। एक्स फाटा जो अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहां पर भी एक मीटर नहीं था, हालांकि वहां पे एक जंग जारी थी। जी जी बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा कराची में थे और कराची की छोटी छोटी खबरों को उठाया जाता है। अभी भी यही हो रहा है। देखिए सैलाब आया हुआ पूरे पाकिस्तान में, तबाही हुई है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जनूबी पंजाब में, लेकिन सबसे ज्यादा जोर जो होता है वो कराची पर होता है, इसी वजह से कि वहां पे एडवर्टाइजिंग के रेवेन्यूज लिंक्ड है। दूसरी जो एक अहम बात यहाँ पर नुकता, और ये आलमी सतह के ऊपर मसला है, और वो ये है कि ये जो इलीट्स अशराफिया की जो रिपोर्टिंग होती है ना, कि सियासी पार्टियों की, वुज़रा आज़म, वुज़रा की, ये एक ऐसी चीज होती है कि यहाँ पर हमारे टॉक शोज ने इसको बिल्कुल एक कॉपी कट फॉर्मूले के साथ अडॉप्ट कर लिया है। और वो क्या हो रहा है कि नून लीग बामुकाबला पीटीआई, या पीटीआई बामुकाबला पीपीपी, या एस्टेब्लिशमेंट जो कि सबसे ताकतवर कुव्वत है पाकिस्तानी सियासत और रियासत में, तो वो उनका जिक्र होता है बार बार। ये नहीं होता कि जैसे आपने शुरू में कहा कि सेहत, तालीम, पानी के जो सबसे बड़े मसाइल हैं आम लोगों के, उनके ऊपर रिपोर्टिंग भी अनका हो चुकी है। ये गैलप सर्वे करता है तकरीबन हर महीने
कि अखबारात और टीवी शो जो टॉक शोज हैं उनमें क्या रिपोर्टिंग हुई, तो आप यकीन जानिए कि वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि 3 से 4% जो प्रोग्रामिंग या कवरेज मिलती है वो इन इश्यूज को मिलती है, बाकी 96% के करीब जो है वो ये सियासी फड्डों की नजर होता है। जी रजा हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और ये भी जानने की करेंगे कि अब एज ए आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हुकूमतों को या जो इदारे हैं जो मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं या जो मीडिया की तंजीमें हैं, चाहे वो मालकान की तंजीमें हैं चाहे सहाफ़ियों की हैं, उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया जो अवाम के बुनियादी इश्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज क्यों करता है। मुबशर जैदी साहब हमारे साथ हैं। मुबशर साहब, जिस तरह आपने पहले भी बताया कि ये रेटिंग बुनियादी तौर पर इश्यूज़ है और भी इश्यूज़ हैं। एक अमरीकी सदर है, मुझे नाम उनका याद नहीं है, इनकी किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था वार इज़ ए बिज़नेस फॉर मीडिया। तो यहाँ तो यूक्रेन की वार भी देखें तो पाकिस्तानी मीडिया के लिए वो भी कोई अहमियत इख्तियार नहीं कर सकी और सियासत ही हो रही है। और गुज़श्ता अगर 3-4 दिन में आप देखें तो मेरे ख्याल में 100 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले वज़ीर इत्तलात की कोई 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहा हूँ, जिसमें एक ही मौजू था सैलाब पे, उन्होंने कोई 1 मिनट बात की है, उसके बाद सारा मौजू उनका जो है वो ममनुआ फंडिंग थी और इमरान खान थे। जी बिल्कुल। तो देखें इसमें ये है सनाउल्लाह कि देखें अगर हमें यूक्रेन वॉर कवर करनी है तो जाहिर है स्टेट को पैसा निकालना पड़ेगा, आपको टिकट दे के भिजवाना पड़ेगा, वहाँ ठहराना पड़ेगा। तो ये जब उनका जो मकसद है वो नहीं सॉरी मुबशर साहब मुझे बताएं, मुबशर साहब CNN BBC क्या बरतानवी और अमरीकी हुकूमत पैसे देकर साफियों को यहाँ भेजती हैं पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया में किसी जगह पर? नहीं, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका अपना इदारा आपको पैसे देके भिजवाएगा ना, हुकूमत क्यों भिजवाएगी? अगर आपने कवर करना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके सेठ को ये मालूम है कि जब 3 बंदे बिठा के लड़ाई झगड़े करवाने से रेटिंग भी अच्छी आ रही है, रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? और उनके लिए एक सहाफ़ी की प्रोफेशनल ग्रोथ मैटर नहीं करती। फिर आपको पता है कि एंकर्स बशमूल हमारे एंकर्स की जो ब्रीड है उसमें से भी आपको पता है कि 80% जो है उनका सहाफ़त का कोई तजर्बा नहीं रहा, वो आ गए, अब किसी भी वजह से आ गए आप कह लें। और उसमें ये होता है कि फिर जहाँ से भी अगर मिनिस्टर ने मैसेज कर दिया है, DG ISPR ने मैसेज कर दिया है या किसी और ने मैसेज कर दिया है, तो वो उस चीज़ को परखते नहीं हैं, उस प्रेस रिलीज़ को, उस मैसेज को, उस इवेंट को, वो उसको एक उसी तरह रिपोर्ट कर देते हैं जिस तरह उनको ब्रीफ किया जाता है। ऐसा नहीं होता है। सहाफ़ी का काम है चीज़ों को काउंटर हाँ कहा जाता है, मैं वही कह रहा हूँ ना। अगर हमें कोई फ़ोन करेगा सनाउल्लाह तो जाहिर है हम पूछेंगे कि ठीक है जनाब आप ये कह रहे हैं, मगर मुझे उसके लिए कुछ एविडेंस भी चाहिए। आज जो इतने सारे सहाफ़ी चीख रहे हैं कि हमें बुला के बताया गया कि जनाब ये इतनी करप्शन थी, तो उन सहाफ़ियों से भी पूछना चाहिए कि आपने सिर्फ किसी के कहने के ऊपर एक साल हर साल आपने कीचड़ उछाला एक सर्टन सेट ऑफ पॉलिटिशियंस के ऊपर, ठीक है, और बाद में अब आप इनकलाबी हो रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है। आपका कसूर वो बिल्कुल मुबशर साहब जस्टिस फाइज ईसा का केस आपके सामने है, उस पर सैकड़ों की तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में वीलॉग किए गए, डेली खबरें आती थी और बाद में खान साहब ने खुद कह दिया कि जी ये गलती हुई हमसे, ये नहीं करना चाहिए था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब क्या हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं सनाउल्लाह, उनको ये बात सोचने की है। पहले प्रेस क्लब्स में आप जाते थे तो एक सैर हासिल गुफ्तगू होती थी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते थे। अब प्रेस क्लब में आप जाएंगे तो आपको सहाफ़ी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे वहां पर जिनको आप शायद पहली दफ़ा देख रहे होंगे। बिल्कुल, आप मुबशर साहब बात सही कह रहे हैं। रज़ा साहब, ये जो मुबशर साहब ने बात की है कि जो हमारी यूनियंस हैं, लेकिन यूनियंस का हाल ये है कि इस वक्त मुल्क में 7 PFUJ हैं
और इस्लामाबाद शहर में अब बात करूं तो यहाँ दर्जनों जो है ना RIUJ हैं, और इसके अलावा हर जो भी किसी बीट में रिपोर्टर है, सहाफ़ी है, किसी भी इदारे में काम कर रहा है, उनकी अलहदा तंजीमें हैं। सिर्फ इस्लामाबाद में सैकड़ों सहाफ़ियों की तंजीमें हैं। जब ये सूरत हाल होगी तो फिर ये मसाइल हल किस तरह होंगे? जी देखिए, बहुत आपने अहम बात की है, और स्पेशली मुबशिर ने जो ये कहा, इन्हतात जो हुआ है हमारे अमूमी तौर के ऊपर, पूरे मुल्क के इदारों के साथ ऐसा हुआ है। प्रेस क्लब्स भी चूंकि समाज का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल बहुत अहम रोल है जो सहाफ़ती तंजीमें भी हैं, क्योंकि वो प्रेशर डालते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा आप ये देखिए, हमारी जो CPNE है और ब्रॉडकास्टर्स की जो एसोसिएशन है, देखिए वो भी इस रोल पे बिल्कुल उनका भी कोई इसमें ख़ास, ना उनके ऊपर कोई प्रेशर है, ना उनकी कोई इंगेजमेंट है इस मामले के ऊपर। तो ये बिल्कुल इसको आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे अहम बात ये है कि ये हमें पब्लिक ओपिनियन जो है उसके ऊपर भी देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से एग्जाम्पल्स इस तरह के आए हैं कि जब मीडिया मजबूर हो जाता है उन इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए जो पहले वो कतरा रहा होता है या जो कवर नहीं करता फॉर एनी रीजन, लेकिन फिर हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत असर हुआ है। तो अब तो ट्वीट्स जो होती हैं वो हेडलाइंस बन जाती हैं, बार बार उनका जिक्र न्यूज़ बुलेटिन में भी होता है, प्रोग्राम्स में भी होता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक जो डेमोक्रेटाइजेशन हुई है सोशल मीडिया के थ्रू, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ है। वहाँ पे आवाम की आवाज़ जो है वो पहुँचती है। अगरचे कि बहुत मसाइल है सोशल मीडिया के ऊपर भी, जिस तरह से वहाँ पर ऊट पटांग बातें होती हैं, किरदार कुशी होती है, या वो जो ट्रोल कल्चर है, लेकिन उसमें उसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये हमारे जो एडिटर्स हैं, हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं और जो तंजीमें हैं, उनका इसमें बहुत अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि एजेंडा सेटिंग जो है वो मीडिया ही करता है। जी अच्छा रज़ा साहब, जो एक और इशू है, जिस तरह मुबशिर साहब खुद एक प्रोग्राम करते हैं और ये जब रेटिंग की बात होती है, लेकिन मुबशिर साहब ने ऐसे इश्यूज़ भी उठाए हैं जो इनफरादी थे। मतलब है कुछ मीडिया के लोगों को जो मारा गया वो मामलात उठाए, इसके अलावा इन्होंने कोई अगर कहीं इस्तेसाल हुआ है वो मामलात भी उठाए, और इनकी रेटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाकी लोग इस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करते कि ऐसे इश्यूज़ भी उठाए जाएँ जो लोग अगर मुश्किलात का शिकार है, ह्यूमन राइट्स के इशू हैं या किसी के साथ ज़्यादती हुई है, तो उसमें रेटिंग का तो कोई फ़र्क नहीं। मेरे ख्याल में ये कैपेसिटी का आपके ख्याल में ज़्यादा इशू है। देखिए, मैं समझता हूँ कैपेसिटी भी और अपने शोबे से जो एक आप यूँ समझते हैं कमिटमेंट जो होती है, वो बड़ी अहम होती है। देखिए, ये तीनों आपने इनका जिक्र किया, इन तीनों के ख्यालात, आई मीन वसतुल्लाह साहब एक कितने दहाइयों से ज़बरदस्त कॉलम निगार हैं, और उनकी जो रिपोर्टिंग भी, उनके कॉलम्स भी, वो हमेशा इसी तरह अवामी मफाद के इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहे। मुबशिर का भी अपना पूरा करियर है और इसी तरह ज़रार का भी। लेकिन बात यह कि ये इनकी कमिटमेंट की वजह से हो रहा था, क्योंकि आई एम श्योर ये स्टैंड लेते होंगे, एजेंडा सेट करते होंगे। तो यही बात है, तरबियत का इसमें बिल्कुल बहुत अहम रोल होता है। अभी तो तरबियत का ही तो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए जितने नौजवान ख़वातीन और मर्द जो हैं वो आते हैं मीडिया के शोबे में, उन सब की ख्वाहिश होती है, उनसे पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने एंकर बनना है। सबसे पहली चीज़ ये होता है कि वो उस मंजिल पे, हालांकि उसकी आपको पता है कि उसकी स्टेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो हार्डकोर रिपोर्टिंग है वो वैसे भी ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी जो है वो ये कहा जाता है, कहीं से आपको गवर्नमेंट के महकमे से कोई कागजात मिल गए तो उन्होंने कहा जी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हो गई। वो उसका कल्चर बिल्कुल अखबारात में भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, माँ सिवाय एक दो डॉन अखबार अभी भी है जो कुछ करता है। बाकी तो आप देखें कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और टेलीविजन पे तो बिल्कुल उसकी आपको कोई रमक नहीं दिखाई देती। तो हमें उसकी तरफ भी बढ़ना होगा, और वहाँ पे यकीनन जो इस इंडस्ट्री के जो सीनियर लोग हैं, जो एडिटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं, ये उनको सोचना होगा कि वो किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये इन सब जो मामला तो क्या रज़ा जी भाई ये बताएं कि एडिटर का जो एक
ओहदा था, आप क्या समझते हैं उसकी आज के दौर में अहमियत है कोई, बाकी रह गई है कुछ? देखिए अहमियत तो है, बिल्कुल आज भी है, कल भी रहेगी। वो इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर दिया गया है आहिस्ता आहिस्ता। उसमें ऐसी जो है वो जैसे शाख, वो तना जो होता है दरख्त का, उसके ऊपर इतनी कुल्हाड़ियां मारी गई हैं कि अब वो बिल्कुल या तो वो सूख रहा है पेड़, या वो बिल्कुल उसकी कोई छांव ही नहीं रही। क्योंकि ये टेलीविजन में तो है ही नहीं इस तरह की गेट कीपिंग, अखबारात में भी यही हो गया है कि वहां भी अगर आप देख लीजिए, बड़े बड़े अखबारात भी देख लीजिए, छोटे अखबारात भी देख लीजिए, वहां भी वो इंस्टीट्यूशन ऑफ एडिटर जो है वो बिल्कुल अनका होता जा रहा है। बल्कि ये इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस ये है। और मैं समझता हूँ ये सारी बातें उससे जुड़ी हुई हैं। ये जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सारे जो मसाइल जिनका आपने अहाता किया, मुबशर साहब ने जिक्र किया, ये सब उससे जुड़ा हुआ कि किस तरह से इस इदारे को हमने नुकसान पहुंचाया। उसमें जाहिर बात है रियासत का एक रोल है, सेंसरशिप का एक रोल है, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो है वो बार बार उसको डिरेल होना, पटरी से उतर जाना, उसमें उसका भी रोल है। क्योंकि हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरह मीडिया को कंट्रोल करें और जो मफादे आमा का जो असल जर्नलिज्म का जो पर्पस है, पब्लिक इंटरेस्ट का, उसको अंडरमाइन किया जाए। तो इस वक्त ये तो अब सहाफियों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना कि वो किस तरह से मफादे आमा का सोचें और उसको अपहोल्ड करें। जी ठीक है रज़ा रूमी साहब, हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि हुकूमत, वजारत इत्तलात और जो रेगुलेटरी इदारे हैं जिस तरह पैमरा है या बाकी इदारे जो बनाए हुए हैं, उनका क्या रोल है कि वो भी कोई अपना किरदार अदा कर रहे हैं, या वो चाहते यही हैं कि मीडिया हमारा इसी किस्म का रहे और यही किरदार अदा करे, सियासतदानों की सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें और तकरीरें दिखाता रहे। लेकिन एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया से मुतालिक। मुबशर साहब, हमने मीडिया तंजीमों की भी बात की, जो मीडिया ओनर्स हैं उनके हवाले से ही बात की, सहाफ़ियों की भी बात की, जो वजारत इत्तलात है या रेगुलेटरी इदारे हैं, पैमरा है, प्रेस कौंसल ऑफ पाकिस्तान है, या मालकान की जो तंजीमें हैं, PB है, CPNE है, EPNS है, इनका क्या रोल है इसमें बेहतरी लाने के लिए हवाले से कि पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ सियासत को फोकस ना करे बल्कि बाकी जो अवाम के बुनियादी इशूज़ हैं उनको भी हाईलाइट करे ताकि अवाम को और इंटरनेशनल इशूज़ भी दिखाए। तो ये वजारत इत्तलात और ये इदारे क्या कर सकते हैं, क्या ये रोल प्ले कर रहे हैं अपना? देखिए, सबसे पहले तो अगर वजारत इत्तलात पे आ जाएं, बड़ी एक बहस बहुत अरसे से चल रही है कि इस वजारत को तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हुकूमत की तर्जुमानी के लिए हर डिपार्टमेंट, हर इदारे में एक स्पोक्समैन या स्पोक्स पर्सन जिसे आप कह लें, वो तर्जुमान मौजूद होता है। तो लिहाजा हाँ, वो भी मौजूद है। तो वजारत इत्तलात की क्या ज़रूरत है? वजारत इत्तलात, जैसे आपने बताया, वज़ीर इत्तलात ने अभी आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 1.5 घंटे की, 1 मिनट अगर वो बलूचिस्तान पे बोलकर, बाकी उन्होंने ममनुआ फंडिंग पे बात की है। आपने देखा है 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं गुज़िस्ता 2-3 दिनों से, और कोई अपने सब्जेक्ट पे मिनिस्टर बात नहीं कर रहा। और ये सिर्फ इस हुकूमत तक महदूद नहीं है। आपको याद है पिछली हुकूमत में भी यही कुछ होता था कि लोग वज़रा से पूछते थे कि आपकी जो अपनी मिनिस्ट्री है उसके बारे में बताएं ना, उसमें आपने क्या वो जो है अचीव किया है। फॉर एग्जांपल शेख रशीद आते थे तो वो रेलवे के बारे में या इंटीरियर मिनिस्ट्री के बारे में नहीं बात करते थे, वो सियासी पेशिंगोइयाँ करते थे। अब ये यहाँ पे मुझे लगता है इस कुर्सी के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो भी इस पे आके बैठता है वो रीप्रोग्राम हो जाता है, और वो उसका काम सिर्फ अपने मुखालफिन को लिताड़ना होता है। और मेरे ख्याल में इसी चीज़ की उसे शाबाशी भी मिलती है, इसी चीज़ के उसे पैसे भी मिलते हैं। पैमरा पे आ जाए। पैमरा रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है कि इंश्योर करे, और पैमरा के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपने तकरीबन अपनी 30% जो है वो नशरियात के अंदर सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना है, इस तरह के इश्यूज़ को, जैसे सेहत है, तालीम है। फिर मगर उसके वो रेगुलेटर जो है उसका काम सिर्फ ये है कि अगर कहीं हुकूमत की तनकीद हो रही है और या किसी इदारे पे तनकीद हो रही है तो बस उस वक्त वो एक्शन में आए, वरना सोता रहे। और किसी भी बेकरी वाले को मुबशर साहब पैमरा को मैं कवर करता रहा हूँ, वो इस तरह एक्शन में आता ही नहीं है जब तक उनको कहा नहीं जाता, एक्शन में नहीं आता। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ,
28 जून को पेमरा चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं और पेमरा का जो लॉ कहता है उसके तहत पेमरा के बगैर एक प्रेस रिलीज, चेयरमैन के बगैर प्रेस रिलीज भी जारी नहीं हो सकती। पेमरा इनइफेक्टिव है, गैर फाल है गुज़श्ता 1.25 माह से, और मेरे जो ज़राए हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि लड़ाई हो रही है चेयरमैन पेमरा के लिए। जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तैनात किसको किया जाए? पीपल्स पार्टी चाहती है उनका बंदा हो, नून लीग चाहती है उनका बंदा हो। तो इस वक्त पेमरा जो है किसी को नोटिस जारी नहीं कर सकता, किसी से कुछ नहीं पूछ सकता जब तक चेयरमैन पेमरा नहीं है। ये तो हालत है वजारत इत्तलात की। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमती एक रेगुलेशन है, या पेमरा जिसको देख लें या बाकी इदारे हैं या वजारत इत्तलात हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए? और आया जो जिस तरह मुबशर साहब कह रहे थे, जो पेमरा एक्ट है उसमें बाउंड किया गया है कि कंटेंट को किस तरह डिवाइड करना है, इंटरनेशनल कितना दिखाना है, लोकल कितना दिखाना है, उस चीज़ पर आप समझते हैं कोई पाबंदी हो रही है और कोई रोल प्ले कर रहे हैं ये इदारे? कतन नहीं कर रहे। बिल्कुल मुबशर साहब ने जो कहा है कि वजारत इत्तलात एक प्रोपेगेंडा जो है उसका एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको ख़त्म होना चाहिए। मुझे ये याद है कि जब शरी रहमान वज़ीर इत्तलात बनी तो वो उन्होंने भी ऐलान किया था और उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी दी कि किस तरह से इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए इस वजारत को, और पीटीवी और दीगर जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन उस वक्त भी सियासी मसलहतों की वजह से उनका प्रपोजल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उसके ऊपर काबीना ने या उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कोई अमल नहीं किया। फवाद चौधरी साहब जब थे उन्होंने भी इक़्तिदार में आने से पहले वादा किया था कि वो इसको ठीक कर देंगे और वगैरह वगैरह, जैसे हर पार्टी करती है। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आते हैं उनको एक बना बनाया प्रोपेगेंडा तशहीरी सेल मिल जाता है जिसमें करोड़ों रुपए अवाम के टैक्स पेयर से जो है इस्तेमाल होकर वो यूज़ किए जाते हैं। पिछली गवर्नमेंट में तो इंतहा कर दी थी क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा जो सोशल मीडिया का ट्रोलिंग कल्चर है वो भी टैक्स पेयर्स ही पे कर रहे थे। ना जाने कितने करोड़ों रुपए जो हैं उसका PC1 अप्रूव करा के बहुत सारे लोग, जब ये मीडिया हम देखते हैं सोशल मीडिया पे गाली गलोच और वो ट्रेंड चलाने का जो कल्चर है, ये भी उस ज़माने में स्टार्ट हुआ और भी इदारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये तो बिल्कुल वजारत इत्तलात को बिल्कुल ख़त्म करके एक यूनिट बनना चाहिए। और जहां तक पेमरा की बात की है आपने, वो डिवीजन ऑफ टाइम की बात की है, लेकिन एक चीज जो सबसे अहम है कि पेमरा का कानून ये कहता है कि 10% प्रोग्रामिंग जो है वो पब्लिक सर्विस पर मबनी होगी, यानी कि हर रोज जो जितने घंटे हैं जी वो नहीं हो रही। पेमरा उसको चेक नहीं करता। पेमरा का काम सिर्फ ये होता है कि किसी आर्मी के बारे में कोई बात होगी, अदालतों के बारे में कोई बात होगी, सियासतदान के बारे में वो भी उधर से वो भी रज़ा साहब उधर से डायरेक्शन आती है तो होता है। रज़ा रूमी साहब, हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है। मुबशर जैदी साहब, रज़ा रूमी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान जो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, उसके हल की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और पाकिस्तान एक दोस्त ममालिक को अपनी अहम कंपनियों के शेयर बेचने के साथ साथ कुछ पावर प्लांट्स भी बेचने चाह रहा है, जिससे 2.5 से 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे। ये तमाम तफसीलात हमारे नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक इस वक्फे के बाद आपको बताएंगे। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस और गुज़श्ता चंद दिन के दौरान अचानक पाकिस्तान के रुपए की कदर में बेहतरी आना। ये आम सी बात नहीं है, बल्कि होशियार हो जाएं लोग जिन्होंने घरों में डॉलर रखे हुए हैं कि पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश होने वाली है। और 25 या 24 अगस्त के बाद जब IMF का प्रोग्राम अनाउंस होगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से मंजूरी होगी और IMF की किस्त जारी होगी, तो सिर्फ IMF के पैसे नहीं आएंगे बल्कि बाज़ दोस्त ममालिक की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिपॉजिट भी आएंगे। और पाकिस्तान के कुछ एसेट्स हैं जो G2G एक एग्रीमेंट है, जो ऑर्डिनेंस भी एक मंजूर हो चुका है, उसके तहत बेचे जाएंगे। इसके साथ साथ IMF प्रोग्राम की मंजूरी के साथ ही जो बायलैटरल जो के साथ साथ पाकिस्तान को मल्टीलैटरल जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और दीगर इदारों की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे। तो लग रहा है कि पाकिस्तानी रुपया जो है 200 से भी नीचे आएगा और पाकिस्तान में महंगाई भी कम होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ जो पाकिस्तान एक सबसे अहम चीज़ करने जा रहा है,
कि दोस्त अरब ममालिक जो हैं, खलीजी ममालिक, उनको पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, पाकिस्तान की जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, उनके हिस्से बेचने जा रहा है। इसके साथ साथ 2 पावर प्लांट भी बेचने जा रहा है और उस पर क्या पेश रफ्त है। हमारे नुमाइंदा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बहुत शुक्रिया। रियाज, हमारे नाजरीन को बताएं कि ये एक तो अमाउंट कितनी है और ये नेगोशिएशन किस लेवल पर पहुंच चुकी है, ये और ला ये कहता क्या है, G2G जो करने किया है, कैबिनेट ने मंजूरी कर दी है इसकी और पार्लियामेंट में भी पेश हो गया, तो ये है सिचुएशन है क्या, पैसा आएगा कितना पाकिस्तान का? सनाउल्लाह साहब, तकरीबन अंदाज़ा ये समझा जा रहा है कि पिछले महीने जब ब्रीफिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनको चेयर किया और तमाम सीनियर सेक्रेटरीज़ और प्राइवेटाइजेशन कमीशन और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ के लोग बैठे हुए थे उसमें। तो उसमें ये डिस्कशन हुई कि हमारे पास तकरीबन 2 से ढाई अरब डॉलर तक हमारे पास आ सकते हैं और उसमें 3 ऐसे ममालिक हैं, यानी सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान की जो चंद ऐसी जो एंटिटीज़ हैं आपकी, उसमें हमने शेयर्स ख़रीदने हैं। तो उस पर उन्होंने एक आप कहें कि रजामंदी का सा इजहार किया, गो हेड दिया प्राइम मिनिस्टर ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो UAE के हुकाम थे और दूसरे हुकाम थे ममालिक के, उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया और वो खदशात ये थे कि जब हम पाकिस्तान में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो हमारे यहाँ, और हमने आप लोगों की हिस्ट्री भी देखी है कि हमें मसाइल का सामना होता है, अदालतों में मामलात जाते हैं। तो उन्हें ये बावर कराया गया और ये कराया जाएगा क्योंकि अभी ऑर्डिनेंस आया था, अब ऑर्डिनेंस को बाकायदा एक्ट की शक्ल में लाया जा रहा है और पार्लियामेंट में बाकायदा पेश कर दिया जाएगा। अब उसमें जो अहम बात है बुनियादी वो ये है कि G2G के तहत किसी भी अदालत में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जितने भी कवर हासिल है, उनको एग्जेम्पशन दे दिया। पाकिस्तान के कोई कानून उस पर लागू नहीं हो सकता। लेकिन ये बुनियादी तौर पर अगर आप नाजरीन हमारे को बताएं कि ये कौन कौन सी कंपनियां और उनके कितने कितने शेयर जो है उनको दिए जा रहे हैं। जो इदारे हैं इस वक्त जो इन्होंने रिकमेंडेशन का ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये आप हमें अगर दे सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, PSO, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वो है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा SOS एक कॉल आई थी और बड़ी एक अहम कॉल समझी जाती है कंपनी की तरफ से, वो भी स्टेट की, कि हमें बचाया जाए, हम डिफ़ॉल्ट में होने जा रहे हैं। तो ECC ने छुट्टी के दिन पिछले संडे को मीटिंग बुलवाई बाकायदा तौर पर और 32 अरब रुपये उनके लिए फौरी जारी किए गए और 1 अरब रुपये उन्होंने कहा कि 12 रुपये एक दफ़ा होंगे, फिर 20 अरब रुपये 4 अगस्त तक होंगे। वो पेमेंट्स उनको हो गई हैं। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कितने शेयर दिया जा रहा है? अभी शेयर्स की बात जो है वो अभी सिर्फ ये तय किया जा रहा है कि जो मुकम्मल तौर पे जो इदारे हैं वो कौन कौन से इदारे हों और उसके बाद जो G2G कानून है उसकी मंजूरी की फिलहाल है। PIA में भी दिलचस्पी जाहिर की है इन्होंने, PIA में दिलचस्पी का इजहार किया है, PSO में दिलचस्पी का इजहार किया है, SNGPL में दिलचस्पी का इजहार किया है और सबसे अहम पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक प्रॉफिटेबल इदारा समझा जाता है और तकरीबन जो है वो $2.47 बिलियन का जो है वो असासा समझा जाता है। अब PIA एक ऐसा इदारा है कि हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत में भी वो लगे रहे। तो एक अंदाजे के मुताबिक मेरी PIA के हुकाम से बात हुई कि पिछले 12-13 सालों में 400 अरब रुपए से ज़्यादा का लॉस हो चुका है और सिर्फ इस साल में हम बात कर रहे हैं तो 50 बिलियन के लॉसेज हैं उनके। रियाज साहब, फिर इन इदारों को चलाने की ज़रूरत क्या है जब आप चला नहीं सकते? और आज से नहीं, कई सालों से आप PIA को देख लें, आप रेलवेज़ को देख लें, आप स्टील मिल को देख लें, वो तो खैर बंद हो चुकी है और ये बाकी इदारे भी, PSO का क्या हाल हो चुका है। तो ये एक तो इनमें डेवलपमेंट नहीं हो रही, इनोवेशन नहीं आ रही, जदीद टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, तो ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। इतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब सबसे बड़ा जो इतराज़ है वो ये है कि आप जो आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर जब भी किसी किस्म की खरीदो फरोख्त होती है तो उसको देखा जाता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के उसके तहत, जिसे पेपरा कहा जाता है, उसके लेंस से देखा जाता है। इस जो खरीदो फरोख्त होगी इन तमाम असासों की, उसमें जो किसी किस्म का पेपरा का कानून है वो लागू इसमें नहीं होगा। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि नैब और अदालतें सबसे मुबर्रा होगा। तो ये है कि या ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि इतना इनको पड़ी उफ्ताद कि हर चीज ये बेचने पे आ गए। तमाम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियां हैं, इनके शेयर्स की एक प्राइस है, आप क्या समझते हैं इन प्राइस से कम में दिया जा रहा है इनको? इनमें इस वक्त जो लॉसेस की सूरत हाल है, सिवाय पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के, सब तकरीबन ऐसे लॉस में जा रहे हैं कि उन्होंने ऑफर किया है कि हम इसको बाकायदा तौर पे इसको प्रॉफिटेबल इदारा भी बनाएंगे। लेकिन एक कंसर्न फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये पाया जाता है कि जब हम इनको औने पौने दामों में दे देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी फाइनेंशियल सूरत हाल ऐसी है। मैं आपको बताता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्यों कंसर्न पाया। इन तमाम कंपनियों के बोर्ड पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, बाकी वजारतों के ऑफिशियल्स हैं और वो बोर्ड्स की मीटिंग्स लेते हैं, उनकी गाड़ियां लेते हैं, फ्यूल लेते हैं, TDA लेते हैं। जब ये इदारे चला नहीं सकते तो इन इदारों को अगर बेहतरी लाने में, प्रॉफिट लाने में
हुकूमत का काम नहीं है बिजनेस करना, और ये जितनी भी आपकी ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नेंस का ये असूल ही नहीं है। गवर्नेंस का असूल है प्राइवेट सेक्टर ने ये बिजनेस चलाना है। तो बुनियादी तौर पर अगर ये इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है और हमें कर्जा नहीं लेना पड़ रहा, तो इससे में बेहतरी आपके ख्याल में किस किस के इतराज़ात थे जो अब दूर हो चुके हैं? जो कंसर्न जो मेजर है वो ये है कि जब हम इन हालात में इनको वापस करेंगे, जब इनके शेयर्स हम बेचेंगे, तो जब ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी, तो क्या हम इस मोड में होंगे, इस हमारे पास फाइनेंशियल वो सिचुएशन कि पाकिस्तान इतने महंगे दामों उनसे ले सकेगा? ये एक बहस है जो इस वक्त जारी है, और G2G की कुछ चीज़ों को वापस लेने की भी बात चल रही है। कितने % शेयर इनको बेचे जा रहे हैं? होता यह है कि मोस्टली के 45% जो शेयर्स हैं वो, और जो मैक्सिमम शेयर्स होते हैं वो हुकूमत अपने पास रखती है। जिस तरह हमने PDCL दूसरे इदारों में देखा, PIA की बात चली, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो जो मैक्सिमम शेयर हैं, यानी कम से कम 51%, या अक्सर ये होता है कि वो शेयर्स रखे जाते हैं, या 49% जो है वो दूसरी कंपनी ले ले। कंट्रोल हुकूमत अपने पास रखेगी। 10 से 40% तक मुख्तलिफ तरीके से बेचे जाएंगे, और इसमें आप कहते हैं $2.5 से $3 बिलियन। रियाज साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।